एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और हमने काफी टॉपिक्स उसके कवर किए थे। रेप्लिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ेंगे उसकी मशीनरी, उसके एंजाइम्स की, जिसमें हम ये बता पाएंगे कि रेप्लिकेशन जो फिनोमिनन है, जो हमने समझा था अपने पास्ट लेक्चर्स में, वो कौन सी चीजों की मदद से होता है, कौन सी मशीनरी है, कौन से एंजाइम्स हैं जो उस प्रोसेस को होने में हमारे बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट्स और एंजाइम्स। कहने का मतलब है कि अगर आपको रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है तो उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए आपको उस रिएक्शंस को चलाने के लिए कुछ कैटलिस्ट्स की जरूरत होती है, और ये जो बॉडी के कैटलिस्ट्स हैं इन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है जी। मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो हमारी मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन की, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए की मदद से ही वो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगी। ठीक है, हम दोबारा रिवाइज करते हैं। रेप्लिकेशन था क्या कि उसका एक स्ट्रैंड खुलता है, करेक्ट, उसका एक स्ट्रैंड खुलेगा और बार बार अलग स्ट्रैंड्स बनाएगा। ठीक है ना, कॉपी होगा। दैट इज व्हाट वी हैड लर्नड। नेक्स्ट, सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, मैंने यही बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर स्टैंड, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लगे है ना। अब ये जो एंजाइम होगी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगी, ये देखो, ये स्ट्रैंड्स दोनों अलग अलग हो गए, तो ये यहां पे एक नया स्ट्रैंड बना देगी और इधर एक नया स्ट्रैंड बना देगी। तो इस तरीके से हमें दो नए डीएनए मिल गए। एक हमें ये मिल गया, वन डीएनए न्यू पुराने वाले से, और एक हमें ये डीएनए मिल गया। दो डीएनए मिल गए हमें, दो न्यू डीएनए। किससे? इससे, पेरेंट डीएनए से। तो ये जो प्रोसेस है ये रेप्लिकेशन है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे इसके दो सेट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब जो डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड की मदद से ही नए स्ट्रैंड्स बनाएगी। ठीक है, since it uses DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, since वो DNA template को यूज करता है deoxynucleotides की पॉलीमराइजेशन करने के लिए। ठीक है ना, deoxynucleotide की पॉलीमराइजेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड जोड़ा और एक बड़ी पॉलीमर चेन बना दी। These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time। ये जो एंजाइम होती है जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम क्वाइट एफिशिएंट एंजाइम होती है, बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, these enzymes are highly efficient, ये कैटलाइज करती है पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और it has only 4.6 into 10 raised to power 6 बेस पेयर्स। ठीक है ना, ये जो हमारी एंजाइम है इसके अंदर, जो हमारा ई कोलाई है उसके अंदर इतने बेस पेयर्स होते हैं, वेयर एज ह्यूमंस के अंदर इतने होते हैं। ठीक है, सी द नंबर once again, these are the number of base pairs जो वो बता रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, फॉर एग्जाम्पल बेस पेयर क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड दोनों ने जुड़ के एक पेयरिंग करी हुई है, उसे हम वन बेस पेयर कह रहे हैं। तो ऐसे बेस पेयर्स ई कोलाई के अंदर 4.6 into 10 raised to power 6 होते हैं, और डिप्लॉयड कंटेंट मतलब हम ह्यूमंस के अंदर 6.6 into 10 raised to power 9। completes the process of replication within 18 minutes। वो किसका बता रहे हैं? ई कोलाई का बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ई कोलाई है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को 18 मिनट में खत्म कर देता है। That means that the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second। वो ये कहना चाह रहा है कि इसका मतलब जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन का, वो कम से कम एक सेकंड में 2000 बेस पेयर बनाने का है।
1 सेकंड में 2000 बेस पेयर. It's very very quick and highly efficient. Not only do these polymerase have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. ना ही ये polymerizes, ऐसा नहीं होना चाहिए कि polymerizes बहुत ज़्यादा fast हो, उनको catalyze भी करना होता है reactions with high degree of accuracy. इसे मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब ये है कि बस ये नहीं है कि तेज तेज करे जा रहे हैं, सही भी होना चाहिए, क्योंकि एरर का कोई चांस नहीं है. अगर एरर हो गया तो पर्सन विल बी डिजीज्ड. ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ता है. एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड लीड टू म्यूटेशंस. म्यूटेशन से प्रॉब्लम्स हमने पढ़े थे, म्यूटेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स. Furthermore, energetically replication is very expensive process. एनर्जी भी खर्च होती है यार रेप्लिकेशन करने में, तो उस तरह से भी क्वाइट एक्सपेंसिव है. Deoxyribonucleoside triophosphates serve dual purposes. Deoxyribonucleoside triphosphate serve dual purposes. ये वर्ड क्या है? Deoxy means डीएनए का deoxy, राइबो means शुगर, तो मतलब राइबो शुगर न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस के साथ मिलके बिना फॉस्फेट ग्रुप के क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड. ये 11th क्लास के बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं हम. ठीक है, कि पूरे का पूरा 3 चीजों का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं और यहां पे हम इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ये दोनों पेयर हुए और अभी फॉस्फेट नहीं हुआ है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है. तो वही बता रहे हैं वो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और साथ में 3 फॉस्फेट्स अगर लगे हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने का सोर्स बनते हैं. जैसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन. किसके लिए एनर्जी? वो डीएनए की नई चेन बनाने के लिए, उसमें जो पॉलीमर लॉन्ग चेन बनेगी छोटे छोटे मोनोमर से अटैच होके. ठीक है, द 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स इन अ डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी. जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, सेम एटीपी की तरह. मैंने अभी कंपैरिजन करके बताया. ठीक है जी, तो यहां तक था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, जिसमें मैंने आपको काफी कॉन्सेप्ट्स कवर करा दिए. आज यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में फिर मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ कराऊंगी. पैराग्राफ टू पैराग्राफ चलते हैं, बहुत क्लैरिटी रहेगी, चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी आपके दिमाग में. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.